अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह पर अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का हमला और पाकिस्तान में इंतखाबात से कबल आज़ादी इजहार की सूरत हाल पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की तशवीश। इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे आज के शो में। इसके अलावा हम प्रोग्राम में आज अमरीका, पाकिस्तान और भारत से आपके लिए ईद के कुछ मुनफरिद रंग भी लेकर आए हैं। देखते हैं उनकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीका में पाकिस्तानी ईद के मौके पर किन रवायात को जिंदा रखते हैं? दिल्ली में मुसलमानों के लिए ईद कार्ड हिंदू बच्चे क्यों बना रहे हैं? और ऑनलाइन किचन्स जो पाकिस्तानी खवातीन की ईद का मजा कर रहे हैं दोबाला। पाकिस्तान को मतलूब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह को अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। अफगान वजारत दिफा और मकामी इंटेलिजेंस जराए ने वॉइस ऑफ अमेरिका से फजलुल्लाह की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि अमरीकी महकमा दिफा ने अब तक सिर्फ ड्रोन हमले की तस्दीक की है। मकामी सतह पर मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक ड्रोन हमले में फजलुल्लाह और उसके 4 साथी हलाक हुए। पेंटागन के एक एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि पाक अफगान सरहद पर वाक़ सूबे कन्नड़ में 2 रोज़ कबल फजलुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की गई। फजलुल्लाह ने 2013 में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत संभाली। अमरीका ने उसे आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रखा था और उसके सर पर $50 लाख का इनाम भी था। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी ने ईद के मौके पर तालिबान के साथ जंग बंदी का ऐलान कर रखा है, जिस पर अमेरिका भी अमल कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ओडोनल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि दाइश और दीगर मकामी और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ उनके ऑपरेशंस फिर भी जारी रहेंगे और किसी हमले की सूरत में भी अमरीकी और बैनुल-अक़वामी अफवाज को अपने दिफा का हक हासिल है। तो मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन उसे निशाना बनाने की कम अज़ कम इस नई अमरीकी कोशिश से क्या जाहिर होता है, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर के एशिया प्रोग्राम के डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल कुगलमैन से। माइकल, वेलकम टू व्यू 360। There is a temporary ceasefire declared by Afghan government and also followed by American troops against the Afghan Taliban. Why target Fazlullah at this time? Well, I think that the fact that there's a truce involving the Afghan Taliban and the Afghan government is not necessarily relevant to the case of Mullah Fazlullah. For a number of years, the U.S. government has tried to target Fazlullah, and so it happens that this time it had the right intelligence and it had an opportunity to strike, and it was successful because there have been previous attempts in the past that simply haven't worked. But let's remember that Mullah Fazlullah was a major concern and a threat to Pakistan, but he was also a major concern and threat to the United States because the Pakistani Taliban has targeted American interests as well as Pakistani interests. So I think there's not necessarily a significance of the timing. I think it was just that the moment was right, and the U.S. took advantage of this opportunity, working closely with the Pakistanis, and at the end of the day, it's a great victory for U.S.-Pakistan relations. All right. So माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जंग बंदी का इस वक्त जो ऐलान जो सदर अशरफ गनी की जानिब से किया गया था और जिस पे अमेरिका भी अमल कर रहा है, उस पे चूंकि वो तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान पे नहीं अप्लाई होता, तो इस वजह से एक तो ये विंडो उनके लिए ओपन थी। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि टाइमिंग से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मुल्ला फजलुल्लाह एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान को भी मतलूब था, अमरीका को भी, क्योंकि वो अफगानिस्तान में दोनों के ही जो इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाता रहा है। उस पर पहले भी हमले किए गए और इस मर्तबा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको नजर आई जब उनको ये मौका लगा कि वो उसको निशाना बना सकते हैं, तो अमरीकी फौजियों ने उसको निशाना बनाया। Now we know that Pakistan and the US, at least in public, have a very tense relationship right now. Targeting someone that was wanted by Pakistan as well, who was affecting Pakistan's interests, what can this say to the US and to the rest of the world about Pakistan and America's relationship at this moment then? Well, I think it's an important reminder that the relationship is not falling apart, as many people seem to suggest it is. It certainly is in bad shape. I would argue that it was actually in much worse shape back in 2011 when you had all of these crises, from the Raymond Davis affair to the raid on bin Laden's compound. There certainly are a lot of tensions in the relationship right now, and I know that the U.S. has threatened
really increase the pressure on Pakistan to deal with these terrorists on its soil that the U.S. believes it does not go after. But I think that this attack or this drone strike on Mullah Fazlullah will be a great trust builder for the U.S. and Pakistan. It will remind each side that they can find ways to work together and that they do have some shared interests, such as going after terrorist leaders that are threats to both countries. And so I think that's a good thing at a moment when the mood in Washington is pretty negative about Pakistan. I think this is a good thing, that there's still some reason to believe that there could be cooperation. So Michael Kugelman कहते हैं कि अगरचे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव है और अमेरिका ये भी कह चुका है कि वो दबाव मजीद बढ़ाएगा, इस तरह की जो एक्टिविटी अभी हमने देखी है, अगर मुल्ला फजलुल्लाह वाकई हलाक हो गया है इस वाक़े में, तो इससे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये एतमाद साजी के हवाले से एक बहुत अहम कदम होगा। और हालात माइकल कुगलमैन कहते हैं कि इससे ज़्यादा भी ख़राब रह चुके हैं, ख़ासतौर पर 2011 में, लेकिन एतमाद साजी के हवाले से ये दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। Michael Kugelman, as always, we really appreciate your time and your insight. Thank you for joining us today. Thank you. और यहाँ ये दोहराना ज़रूरी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत की अमरीकी महकमा दिफा और तालिबान ज़राए ने फ़िलहाल तस्दीक नहीं की है। इस बारे में मज़ीद अपडेट्स के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इंसानी हुकूक के बैन अक़वामी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान में अगले माह इंतखाबात से पहले इजहार की आज़ादी पर परेशान कुन सतह का क्रैक डाउन किया जा रहा है। जनूबी एशिया के लिए इदारे की डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि आज़ादियों के अहम पहलुओं पर कदगन लगाई जा रही है और इख्तलाफ के इजहार को ख्वाह वो सड़कों पर किया जाए या मीडिया में कुचला जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ हल्के एमनेस्टी इंटरनेशनल के खदशात से किस हद तक मुस्तफ़िक हैं, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल में ये इल फाउंडेड है ये रिपोर्ट, और ये इस हद तक यस एक फ्री मुल्क के अंदर जो कि एक ऐसे चौराहे पे है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी ऐसी है जहां हर तरफ से खतरात हैं, वहां हमें मुहतात रह के लोगों को ये तो पूछना है कि आपके पीछे कौन है, आप क्या कर रहे हैं, किसी को डिटेन करके पूछना। तो आई थिंक ये कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं है, ये कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात हैं जो किए जाने चाहिए। हम इलेक्शन ईयर के अंदर हैं, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी किसी को सप्रेस किया जाए, ओपन फ्री इलेक्शंस होंगे। मैं इस बात की तो बिल्कुल हमायत करता हूँ कि जो मीडिया है उसको, और जो लोग सिविल सोसाइटी की तहरीकें चलाते हैं, जो लोग सिविल राइट्स की बात करते हैं, उनको इंतखाबी अमल के दौरान और इंतखाबात का जो दिन है उस दिन भी और उसके बाद जो नताइज आएंगे उनका एनालिसिस करने के, उनकी इतला आवाम तक पहुँचाने के भरपूर मौके होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो अवाम तक जो है वो हक़ाइक़ जो हैं और जो सच्चाई है वो शायद पूरी तरह ना पहुँच पाए। पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे माहौल में होने जा रहे हैं, इस बारे में हम कुछ बात करेंगे गैर जानिबदार इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के सेक्रेटरी जनरल सरवर बारी से। सरवर साहब, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि इस वक्त आपके ख्याल में आज़ाद इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की क्या सूरत हाल है? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि हम ये कहें कि पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबी जो मैदान है उसमें क्या तमाम सियासी जमातों को और तमाम सियासी कारकुनान को लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कोई अदाद शुमार हो। तो इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने 130 ज़िला में अपने नुमाइंदे जो हैं डिप्लॉय किए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी कोऑर्डिनेटर्स जो हर हलके में जो सियासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं, और सियासी जो अकाबरीन है मुख्तलिफ जमातों के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उसकी बुनियाद पर हमारे सामने जो दादा शुमार आए हैं उसके मुताबिक 90% ऑफिस बेरर्स और वेरियस पोलिटिकल पार्टीज ये कह रहे हैं कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। लेकिन ये 10% जो कह रहे हैं कि नहीं है, तो हम समझते हैं कि उन 10% के लिए भी लेवल होना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने बात की सियासी जमातों की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो क्रिटिसिज्म किया है पाकिस्तान पे, जो उनकी रिपोर्ट में उनकी प्रेस रिलीज में जो कहा गया है, उस पे उन्होंने फोकस किया है मीडिया पे और जो सिविल सोसाइटी के ऐसे अराकीन हैं जो डिसेंट यानी इख्तलाफ राय का इजहार करते हैं। ये मैं जानना चाहूँगी, इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिविटी है, हर तरह की ही बात की जा रही है। सोशल मीडिया का क्या रोल देख रहे हैं आप पाकिस्तान के इलेक्शंस में? वहाँ पे जितनी आज़ादी से या जिस उस आज़ादी पर अगर कोई कदगन लगाई जा रही है तो उससे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया है
آپ کو پتہ ہے सोशल मीडिया پر کوئی بھی کچھ آ کے کہہ سکتا ہے, بہت ساری فیک نیوز بھی چلتی ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز پرنٹ ہو جائے, جو سوشل میڈیا پہ آ جائے, وہ غالباً سچی ہے. ہمارے ہاں معلوم ہے کہ فیک نیوز کا معاملہ ہے, اور بیونڈ ٹروتھ کی بات بھی چل رہی ہے. ابھی جو فیس بک اور امریکن الیکشنز ہیں یا بریکسٹ ہے, اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح تو یہ کنسرن ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان میں بھی جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہے وہ لوگوں کے اوپینینز کو, لوگوں کے ویوز کو افیکٹ کر سکتی ہے. فیفن کے سیکرٹری جنرل سرور باری ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ. اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کی. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی سطح پر تناؤ آج ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے, جب ٹرمپ انتظامیہ چین کی $50 ارب مالیت کی مصنوعات پر ٹیرفز کا اعلان کرے گی. چین نے خبردار کیا ہے کہ وہ سخت جوابی اقدامات کرے گا. اس سے پہلے بھی صدر ٹرمپ چین سے واشنگ مشینوں, سولر پینل, سٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر ٹیرفز عائد کر چکے ہیں, جس کے جواب میں چین نے $3 ارب کی امریکی مصنوعات پر محصولات کا اعلان کیا تھا, جن میں خام مال کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء بھی شامل ہیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹیرفز کے تازہ ترین دور میں ان چینی درآمدات کو ہدف بنایا جائے گا جن سے امریکی صارفین بری طرح متاثر نہ ہوں اور جن کا متبادل دیگر ملکوں سے حاصل کیا جا سکے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو درپیش چیلنجز میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے. ان کی فلاحی تنظیم ٹرمپ فاؤنڈیشن پر نیو یارک کی اٹارنی جنرل نے قانون کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ دائر کیا ہے. عدالتی دستاویز کے مطابق فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز, جن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے 3 بچے شامل ہیں, اس فلاحی تنظیم کو 10 سال سے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور اسے حاصل ہونے والے فنڈز کو صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں بھی استعمال کیا گیا. اٹارنی جنرل نے عدالت سے ٹرمپ فاؤنڈیشن کو تحلیل کرنے اور $28 لاکھ لوٹانے کا پابند کرنے کی درخواست کی ہے. صدر ٹرمپ نے اس مقدمے کو ڈیموکریٹس کا ایک ہتھ کنڈا قرار دیا ہے. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم اور دلچسپ خبروں کی جھلکیوں پر آج کے ورلڈ ویو میں. یمن میں امداد کی فراہمی کے لیے اہم الحدیدہ بندرگاہ پر سعودی اتحاد کا حملہ جاری ہے, تاہم یمن کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی فوج حملے میں شامل نہیں ہے. بندرگاہ پر فی الحال باغیوں کا قبضہ ہے. عالمی امدادی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ الحدیدہ میں لڑائی سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو سکتی ہیں. سعودی عرب کی سربراہی میں یمن کی اتحادی افواج نے بدھ کو اس علاقے میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا. دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اس بندرگاہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تعمیر نو کے لیے امداد کا اعلان بھی کیا ہے. یونان میں حزب اختلاف کی مرکزی جماعت نیو ڈیموکریسی پارٹی نے حکومت کی جانب سے ہمسایہ ملک مقدونیہ کے نئے نام پر اس کے ساتھ سمجھوتے کو یونان کے حق میں نقصان دہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف رائے شماری کا مطالبہ کیا ہے. توقع ہے کہ وزیر اعظم الیکسس سپرس کی حکومت اس مطالبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. مقدونیہ کے نئے نام پر رائے شماری آئندہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہے. میکسیکو کے حکام نے تفریح کے لیے مقبول ساحلی مقام لاس کیبوس کو سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر سیاحوں کے لیے بند کر دیا ہے. علاقے میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے قریباً 9000 افراد کی نقل مکانی کا بندوبست بھی کیا گیا ہے. کیلیفورنیا میں جنگلات کی آگ پر قابو پانے کے لیے اب بھوکی بکریوں کی مدد حاصل کی جائے گی, کیونکہ ان کے اندر شدید درجہ حرارت برداشت کرنے اور اونچے نیچے راستوں پر چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. آگ بجھانے والے محکمے نے مختلف نسلوں کی تقریباً 180 بکریوں کو ڈیئر کینین کے علاقے میں چھوڑا ہے تاکہ وہ بچی کچھی سوکھی ٹہنیاں اور پتے کھا کر ختم کر سکیں جو بآسانی آگ پکڑ لیتے ہیں. امریکہ, پاکستان اور بھارت سے عید کی مناسبت سے خصوصی رپورٹس آپ دیکھ سکیں گے کچھ ہی لمحوں میں. تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہر لمحہ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ جنوبی ایشیا اور دنیا کے دیگر حصوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بر وقت معلومات حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کے مختلف حصوں کی طرح امریکہ میں آج عید منائی جا رہی ہے. پاکستانی امریکنز جنہیں آج کے دن چھٹی مل سکی ہے کیا کر رہے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم چلیں گے وردہ خلیل کے پاس, جو اس وقت واشنگٹن سے کچھ دور ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ ہیں. اور وردہ, مجھے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیمرے کے تھرو, کیا پک رہا ہے, کہاں پہ ہیں آپ؟ سارا, اس وقت میں موجود ہوں ورجینیا کے شہر فیرفیکس میں. یہاں پر جو عید کی فیسٹیوٹی ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ نمازیں پڑھنے جا چکے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ایک گھر میں جہاں پر ناشتے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور جیسے اگر آپ دیکھ سکتی ہیں میرے ساتھ, یہاں پہ حلوہ پوری بنائی جا رہی ہے اور بہت سارے پہلے سے جو مہمان ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پر, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اس وقت جو یہاں کی ہوسٹ ہیں جو کہ اس ناشتے کا جو اہتمام جنہوں نے کیا ہے, میں ان سے بات کروں گی. سامیہ, آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہ پوریاں کن کے لیے تل رہی ہیں؟
हाँ, हम लोगों ने जब से इधर आए हैं ट्रेडिशन किया था कि जो भी नमाज पढ़ने जाते हैं इधर आकर नाश्ता करें। तो जितने भी कम्युनिटी फ्रेंड्स और फैमिली हम लोगों ने अब बना ली हैं, वो आएंगे नमाज के बाद और नाश्ता करके जाएंगे। आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आपको कमी महसूस होती है? जाहिर बात है, पाकिस्तान की तो बात अपनी है, वो तो रहेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइम के साथ यहाँ पे इतनी ज्यादा कम्युनिटी तो फैमिली बन गई हैं कि जितना हम लोग कर सकते हैं उस गैप को फिल कर पाते हैं। थैंक यू सामिया। जी सारा, ये सामिया हमें बता रही थी कि यहाँ पर जो है वो लोग ईद की नमाज पढ़ने के साथ साथ जैसे वो फारिग होंगे आहिस्ता आहिस्ता वो नाश्ते के लिए आते जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वर्दा, और बड़ी मजे मजे की चीजें पकड़ी थी, उम्मीद है कि कुछ आप हमारे लिए भी लेकर आएंगी। वेल, देखते हैं वर्दा क्या लेकर आती हैं। उतनी देर में हम चलते हैं भारत, जहां ईद के मौके पर दिल्ली की एक कच्ची आबादी के बच्चे अपने हाथों से कार्ड्स बनाकर और उन पर प्यारे प्यारे पैगाम लिखकर तैयार कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे हिंदू हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बता रही हैं रितुल जोशी। दिल्ली की रिंग रोड पर शहर की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती। इस रोड पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के पीछे अन्ना नगर स्लम तक आते आते ट्रैफिक और तरक्की दोनों ही थमने से लगते हैं। जिंदगी की रोजमर्रा की जद्दोजहद के बीच यहाँ आज जबरदस्त जोशो खरोश भी दिखाई दे रहा है। पहचान नाम की एक एनजीओ 3 साल से अन्ना नगर के बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही है। इस बार दोज इन नीड नाम की एक और तंजीम के साथ मिलकर यहाँ ईद को कुछ खास बनाने की तैयारी चल रही है। इस गरीब आबादी में हिंदू मुसलमान दोनों के ही घर हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे एक दूसरे के मजहब और कल्चर की बारीकियों से अनजान हैं। ईद के बहाने इस दूरी को मिटाने के लिए वॉलंटियर्स इन बच्चों से ग्रीटिंग कार्ड्स बनवा रहे हैं। कुछ बच्चे को ईद के बारे में पता है तो दूसरे बच्चों को भी ये पता चलता है कि ईद क्यों, किस लिए और कौन कौन मना सकता है। क्या मैं भी मना सकता हूँ, क्या दूसरा भी मना सकता है? तो बच्चे एक तरह से घुल मिल जाते हैं और सारी चीज़ों की नॉलेज पा लेते हैं। ड्राइंग के थ्रू बच्चों की एक तो अवेयरनेस बढ़ती है, प्लस उनका इंटरेस्ट आता है। सो इसके थ्रू हम मैसेज दे रहे हैं कि जो दूसरे मजहब वाले लोग हैं वो आपके दुश्मन नहीं है, वो भी आपके दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, और जैसे आपके साथ प्यार से पढ़ते हैं वो आपके साथ उसी प्यार से आपका फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। खेल खेल में बच्चों को बात समझ भी आने लगी है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अब बेसब्री से ईद का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने नए दोस्तों के साथ इस त्योहार की खुशियां बांट सकें। हम आपस जाके एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, हाथ मिला के गले मिलेंगे और अपना सेमाई पे माई खाएंगे। कोई बात नहीं करता, ईद मुसलमान। तो अब बात करोगे? हाँ। क्या करोगे? मैं उनको कार्ड देकर अपना दोस्त बनाऊंगी। बहुत छोटी उम्र के अंदर है, अभी से इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कैसे साथ में रहते हैं, तो आगे जाके साथ में और अच्छे तरीके से रहें। सारे कार्ड्स जमा करके वॉलंटियर्स ईद के रोज इन्हें जामा मस्जिद ले जाएंगे। बस्ती के कुछ बच्चे भी इनके साथ होंगे। ईद की नमाज के बाद इन कार्ड्स को लोगों में बांटा जाएगा। खुद अक्सर छोटी छोटी खुशियों को तरस जाने वाले ये बच्चे ईद के रोज न जाने कितने अजनबियों के दामन में खुशी की ये सौगात डालेंगे। बदले में मिली हर मुस्कुराहट इन्हें यही सबक सिखाएगी कि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। नई दिल्ली के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में बदअमनी के बावजूद ईद के मौके पर बाजारों की रौनक लौट आई है। श्रीनगर से इस त्यौहार के कुछ मखसूस जायके, आइए देखते हैं जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। श्रीनगर के बाजारों में ये रश ईद की खास तैयारियों का हिस्सा है। अगरचे यहाँ की गहमा गहमी ईद से चंद रोज पहले मुस्लिम अक्सरियती माशरों में देखी जा सकने वाली रौनक से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। कुछ चीजें हैं जो ईद के मौके पर सिर्फ दुनिया के इस ही हिस्से का खासा है। इन्हीं खास चीजों में ईद के मौके पर बनाया जाने वाला खतलम शामिल है, जिसे बाज लोग इसकी शक्ल सूरत की वजह से दस्तार भी कहते हैं। ईद पर ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत लोग खाते हैं। रोज़ मतलब का काम जैसा रमज़ान का काम होता है, रोज़ का काम, और 3 दिन आखिरी दिनों में जो है वो ज़्यादा काम होता है उस वक्त। ईद के मौके पर कुछ लोग पेशेवर आशपाजों से, जो वाजा कहलाते हैं, वाजवान तैयार करवा लेते हैं। वाजवान ममीने और मुर्ग के गोश्त और खास किस्म की सब्जियों के 7 से 40 लजीज पकवानों पर मुश्तमिल होता है। कश्मीर में ईद, शादी ब्याह और दूसरे अहम मौकों पर चखने वाली एक और खास और इंतहाई लजीज चीज है बसरक। इसको लोग यहाँ बहुत मुतबरक समझते हैं, ये बसरक खासकर त्योहारों पर। कुछ लोगों की राय है कि कश्मीर के हालात के पेश नजर ईद को सादगी के साथ मनाना ही बेहतर बल्कि नागुज़ीर है। कश्मीर के जो हालात हैं
جو یہاں شہادتیں ہوتی ہیں، جو اکنامیکل ڈسٹربنس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم عید بڑی سادگی سے منائیں، ہم کنٹریبیوٹ کریں ان کے لیے، ان فیملیز کے لیے جو افیکٹ ہوئی ہیں۔ تاہم کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ عید منانے کے روایتی انداز نہ بدلے جائیں۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔ بیشتر خواتین کا عید کا دن کچن میں ہی گزر جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے دور میں ان کی یہ مشکل بھی اب کچھ آسان ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اب کھانے پینے کی اشیاء کے آن لائن کاروبار فروغ پا رہے ہیں، جس سے بہت سی خواتین کو پھر یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ عید کے دن سج بن کر مہمان نوازی کر سکیں۔ لیکن یہ کاروبار چلانے والی خواتین کتنی محنت کر رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ عید جیسے خوشیوں بھرے تہوار کا مزہ اپنوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے ہے، ساتھ ہی مہمانوں کی تواضع کرنا بھی روایت ہے، لیکن خواتین کی بڑی تعداد کے لیے ان دونوں میں توازن پیدا کرنا ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے۔ میری بیٹی کو بھی تو کھلاؤ۔ اس عید پہ اسپیشل بات یہ ہے کہ ہم نے عید کا دن اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ گزارا ہے بنسبت اس کے کہ ہم نے کچن میں گزارا ہو، ورنہ پہلے عید کا یہ ہوتا تھا کہ ہم بیکری پہ جا رہے ہیں یا سوئیاں بنا رہے ہیں، وہ ایک ٹریڈیشنل سی عید ہم منا رہے ہوتے تھے۔ جب سے آن لائن کچن آیا تو مجھے اتنی سہولت ہو گئی کہ میں آرام سے صرف سرو کرنا پڑتا ان کو اور مجھے کچن میں جانا ہی نہیں پڑتا، بالکل گھر کے جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت مزے کا کھانا، یہ نہیں محسوس ہوتا کہ بازار کا کھانا ہے۔ انیسا اور مریم سمیت دیگر خواتین کی مشکل حل کرنے کے پیچھے آن لائن بیکرز اور شیفز کا کمال ہے، جو اپنے گھر بیٹھے آن لائن آرڈر لیتے ہیں اور لوگوں کی عید آسان بناتے ہیں۔ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کے سٹارٹ میں تقریباً بکنگز فل ہو چکی ہوتی ہیں، تو عید کے اوپر کپ کیکس ہوتے ہیں، کیکس ہیں، اس کے علاوہ ڈیزرٹس ہوتی ہیں۔ عید والے دن بھی بیکرز جو ہوتے ہیں وہ بیچارے مصروف ہی رہتے ہیں، چاند رات ساری آپ کی دوپٹوں کی تیاریوں میں نہیں، کیک کی تیاریوں میں گزر جاتی ہے۔ میں کوالیفائڈ شیف ہوں، میں نے ریسنٹلی کیا ڈپلوما کیا لیول 1 لیول 2، اب میں لیول 3 کر رہی ہوں۔ عید کے لیے بہت میٹھے کے بہت آرڈرز ہیں اور اس کے علاوہ جو کوکڈ آئٹمس بہت ہیں، جیسے بریانی چاہیے، کسی کو قورمہ چاہیے، تو عید کے 3 دن بھی ہم فل کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہمارا آن ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے کام کرتی ان خواتین انٹرپرینیورز کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے کچھ زیادہ خاص نہیں کرنا پڑتا، اپنے بنائے کھانوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کی عید میں بھی ذائقے کا رس کھول دیتی ہیں، اپنی اور دوسروں کی عید میں بھی ذائقے کا رس کھول دیتی ہیں۔ اور ان مزیدار ذائقوں کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کو۔ آپ سب کو وائس آف امریکہ کی ٹیم کی جانب سے بہت عید مبارک۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔